डियर चिल्ड्रेन, पिछले दिनों आप पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, जिसके अंतर्गत आप कुछ आगे बढ़े थे। पार्ट 2 में हमने प्रेशर इन फ्लूइड मैटर बता रहा था। फिर इसके बाद फ्लोटेशन में अब थ्रस्ट पढ़ेंगे, बाउंड फोर्स पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर यहीं पर ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो प्रेशर इन फ्लूइड मैटर आपने अभी तक पढ़ा कि ठोस पदार्थ जो है दाब डालता है। दाब के बारे में एकांक क्षेत्र पर जो आरोपित बल होता है उसको दाब कहते हैं। इसी तरह से द्रव पदार्थों में भी दाब पड़ता है। द्रव पदार्थों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर द्रव पदार्थों द्वारा जो आरोपित बल होता है उसको हम द्रव दाब कहते हैं। तो प्रेशर इन फ्लूइड मैटर, द्रव तरल पदार्थों में जो द्राव होता है, केवल पानी में नहीं, कोई भी तरल पदार्थ है, चाहे वो आयल हो या हनी हो, पैराफिन लिक्विड स्टेट में हो, कोई भी हो, तरल है तो उसमें भी दाब पड़ेगा। आप यह जान चुके हैं द्रव दाब के नियमों को कि दाब जो है गहराई के साथ बढ़ता जाता है। इसको हमने कल एक्सपेरिमेंट के साथ बताया था। और एक निश्चित गहराई पर द्रव का दाब चारों तरफ समान होता है। और फिर आप पढ़े थे कि द्रव का दाब जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है बढ़ता है, और एक बिंदु पर ही हम द्रव में दाब आरोपित करें तो वह दाब चारों तरफ एक समान परिमाण में वितरित हो जाता है और द्रव स्वयं अपना स्थान ढूंढ लेता है, अपने तल को ढूंढ लेगा। जैसे आप देखते हैं बरसात होती है, कहीं गड्ढा होता है, कहीं ऊंचाई होती है, कहीं अधिक गहराई, कहीं कम गहराई, लेकिन जब द्रव भरता है तो सभी का तल एक समान कर देता है। यानी अपना स्थान, अपना लेवल जो है वो स्वयं ही ढूंढ लेता है। अधिक ऊंचाई पर है तो बहते बहते कम गहराई की तरफ चला जाता है और सभी को एक समान कर देता है। तो पानी की सप्लाई होती है टंकी से, आप देखते हैं किस लेवल पर वो टंकी है उस स्थान तक ही पानी को आप भेज पाते हैं। यानी जिस लेवल पर टैंक में पानी भरा हुआ है उसी लेवल तक टोटी से आप पानी सप्लाई कर पाते हैं। उससे एक यमयम भी यदि ऊंचाई पर है तो कदापि नहीं पानी जो है उस स्थान पर जा पाता है। अब है फ्लोटेशन, प्लवन। ये प्लवन क्या है, किसको प्लवन कहते हैं, और फिर अपथ्रस्ट क्या है। प्लवन मीन्स तैरना होता है। तो तैरने की क्रिया तो कब तैरती है, आए चलें हम देखें कि वस्तु कैसे तैरती है। आप द्रव में या किसी टैंक में या पोखरे में गए होंगे, आप में से कुछ बच्चे तैरते भी होंगे। तो आखिर आप द्रव में जब छलांग लगाए तो एकाएक आप ऊपर चले आते हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। या एक बकेट में आप पानी भर लीजिए बाल्टी में, और एक बोतल लीजिए, उसके मुख को बंद कर दीजिए, प्लास्टिक के बोतल को। जब आप द्रव में डुबाएंगे, बल लगाकर डुबाएंगे, डूबेगा, और जैसे ही आप छोड़ देंगे पुनः ऊपर चला आएगा, ऊपर के तल पर। ऐसा क्यों हुआ? आप बल लगाए और वह बाटली अंदर गया जल में, लेकिन छोड़े फिर ऊपर चला आया। तो द्रव जो है ऊपर की तरफ दाब लगा रहा है। यानी द्रव पदार्थों में या तरल पदार्थों में ऊपर की तरफ लगने वाले बल को ही अपथ्रस्ट कहा जाता है। अपथ्रस्ट हमने क्या बतलाया? तरल पदार्थों में ऊपर की तरफ लगने वाला बल अपथ्रस्ट है। यानी तरल पदार्थों में वस्तुओं पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल को अपथ्रस्ट कहा जाता है। जैसे मान लो यह एक जार है, फ्लास्क, जार नहीं है, फ्लास्क है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कोई यह पिंड है, तो यह द्रव के द्वारा जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है उसको हम उछाल
कहते हैं। यह बायंट फोर्स भी कहा जाता है, यानी तरल पदार्थों में किसी पिंड पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल का जो परिमाण होता है उसको हम बायंट फोर्स कहते हैं। तो बायंट क्या है ये जानें। बायंट फोर्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्प्लावन बल। बायंट फोर्स, इसका हिंदी में है उत्प्लावन बल। तो यह उत्प्लावन बल इसको कहा जाता है। यह बायंट फोर्स है क्या? अभी हमने बतलाया कि तरल पदार्थों में पिंड पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उछाल कहते हैं, और उस बल का जो परिमाण होता है उसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। यानी तरल पदार्थों में द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल के परिमाण को बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं। अब यह है कि पदार्थ कब तैरता है, कब डूब जाता है और कब डूबते हुए तैरता है। आइए देखिए बायंट फोर्स के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं 3 पिंडों को रख रहा हूं। यह द्रव है, इसमें एक पिंड जो है तैर रहा है द्रव तल के ऊपर, दूसरा द्रव तल के नीचे है और तीसरा जो पिंड है वह सतह में डूबा हुआ है, द्रव तल पर नीचे डूबा हुआ है। तो आखिर कब यह डूबेगा, कब तैरेगा और कब डूबता हुआ तैरेगा, सिंक कब हो जाएगा? यह देखिए उत्प्लावन बल का प्रभाव। यह प्लवन का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। यह फ्लोटिंग बॉडी का यानी तैरने का क्या नियम है, प्लवन का नियम देखिए। पिंड का जो भार है इसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार या उत्प्लावन बल के भार से कम होगा, इसका हमने भार W1 माना और उत्प्लावन बल को हमने W2 मान लिया। तो बायंट फोर्स, यदि पिंड के भार से बायंट फोर्स अधिक होगा उस समय यह पिंड तैरेगा। कब? यहां पर W2 इज ग्रेटर देन W1, पहली स्थिति है ये, और यह दूसरी है और यह तीसरी है। तो W2 इज ग्रेटर देन W1 मीन्स पिंड के भार से उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल अधिक है, तो पिंड द्रव की ऊपरी सतह पर तैरेगा। क्या हमने बतलाया? यदि पिंड का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम है तो द्रव की सतह पर तैरेगा, और यदि पिंड का भार उत्प्लावन बल के ही बराबर है उस दशा में पिंड डूबता हुआ तैरेगा। सेकेंड लॉ इसका फ्लोटिंग बॉडी का। पहला हमने दिया कि W2 इज ग्रेटर देन W1, पिंड का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम है, यानी उत्प्लावन बल का मान पिंड के भार से अधिक है तो पिंड तैरेगा। और दूसरा जो है, पिंड का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो तो डूबता हुआ तैरेगा। यानी यह जो है W1 है और यह W2 है।
यह है W1, यानी W1 इज इक्वल टू W2, तो पिंड डूबता हुआ तैरेगा। पिंड का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर है तो डूबता हुआ तैरेगा। देखिए डूबता हुआ तैर रहा है। और यदि पिंड का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, यानी यह W1 जो है इस पर लगने वाले W2 से अधिक है, तो W1 इज ग्रेटर देन W2, ऐसी दशा में पिंड डूब जाएगा। तो यह है लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, प्लवन का नियम आपको देखने को मिला कि यदि पिंड का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम है तो तैरेगा ऊपरी सतह पर, और पिंड का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के ही बराबर है तो डूबता हुआ तैरेगा, और पिंड का भार इस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से अधिक है, W1 जो है W2 से अधिक है, इस दशा में पिंड डूब जाएगा। एक बार फिर समझे, कोई भी पिंड कब तैरता है, कब डूबता तैरता है, कब पूरी तरह से डूब जाता है। यदि पिंड का भार उत्प्लावन बल उस पर लगने वाले बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल से कम है तो पिंड सतह पर तैरेगा। यदि पिंड का भार उत्प्लावन बल के ही बराबर है तो डूबता हुआ तैरेगा, और यदि पिंड का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो पिंड डूब जाएगा। ये तीन दशाएं पढ़े। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ बायंट फोर्स था। अब दूसरा ये ऑन द बेसिस ऑफ बायंट फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बायंट फोर्स। यह बायंट फोर्स के अनुसार आप पढ़े हो। एक और है, प्लवन का दो नियम है, एक तो उत्प्लावन बल का नियम, भार संबंधी नियम, लॉ ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के भार संबंधी नियम, और दूसरा है घनत्व संबंधी नियम, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब वो फिर है ऑन द basis of density, घनत्व संबंधी नियम क्या है फ्लोटिंग बॉडी का? पहला ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बायंट फोर्स। तो उत्प्लावन बल के कारण आपने देखा, अब डेंसिटी से देखिए। घनत्व संबंधी नियम, यह देखिए, यह पिंड है, द्रव की सतह पर तैर रहा है, यह द्रव सतह से डूबते हुए तैर रहा है और ये पूरी तरह से सिंक कर गया है। इसका पिंड का डेंसिटी D1 है और इस द्रव का जो डेंसिटी है D2 है। D1 और D2 डेंसिटी ऑफ वाटर, और यह है D1। तो यहाँ मैं शो कर दे रहा हूँ D1 इज डेंसिटी ऑफ थिंग, और D2 डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तरल का यह घनत्व है।
तो देखिए D1 हमने पिंड का घनत्व रखा और D2 द्रव का घनत्व रखा। तो इस घनत्व के अनुसार कब पिंड डूब जाता है और कब तैरता है। आप देख रहे हैं D1 तैर रहा है, इसका मतलब D1 इज स्मॉलर दैन D2। पिंड का जो घनत्व है द्रव के घनत्व से कम है। पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है या द्रव का घनत्व पिंड के घनत्व से अधिक है। तो जब द्रव का घनत्व पिंड के घनत्व से अधिक होगा अथवा पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो ऊपरी सतह पर तैरेगा। क्या आपने पहला देखा, जब पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो द्रव के ऊपरी सतह पर तैरेगा और पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है, यानी D1 इज इक्वल टू D2 है। पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है तो डूबता हुआ तैरेगा। देखिए द्रव के अंदर डूबता हुआ तैरता है। और पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, D1 इज ग्रेटर देन D2, तो उस दशा में पिंड डूब जाएगा। ये दोनों नियम आपने देखा, एक में भार संबंधी था और एक में घनत्व संबंधी था। ऑन द बेसिस ऑफ वेट यह था और यह ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी है। तो लॉ फ्लोटिंग बॉडी में पहला आपको देखने को मिला ऑन द बेसिस ऑफ वेट, भार संबंधी नियम। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेट में भार संबंधी नियम में आपने पढ़ा कि पिंड का भार उत्प्लावन बल लगने वाले उत्प्लावन बल से कम है या उत्प्लावन बल का मान पिंड के भार से अधिक है तो पिंड ऊपरी सतह पर तैरेगा। पिंड का भार उत्प्लावन बल के ही बराबर है तो डूबता हुआ तैरेगा और पिंड का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो डूब जाएगा। और ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, घनत्व संबंधी नियम आपने पढ़ा। घनत्व के आधार पर जो फ्लोटिंग बॉडी का नियम है वह है यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो ऊपरी सतह पर तैरेगा और यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व के ही बराबर है तो डूबता हुआ तैरेगा और यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो डूब जाएगा। यह है प्लवन संबंधी नियम। इसमें तमाम एप्लीकेशन है, डेली यूजेस प्लवन संबंधी। जैसे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है और बड़ी से बड़ी जहाज पानी में तैरती रहती है। इसमें यह सिद्धांत काम कर रहा है कि एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा या छोटा सा सुई पानी में डूब जाती है लोहे की और बड़ी से बड़ी जहाज तैरती रहती है। कारण क्या है? छोटा सा जो टुकड़ा है उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार उसके भार से कम होता है इसलिए डूब जाता है। लेकिन बड़ी से बड़ी जहाज अपने विशेष खोखली आकृति के कारण अपने भार से अधिक पानी को विस्थापित करती है, यानी उत्प्लावन बल का मान अधिक हो जाता है, इसलिए वो तैरती रहती है। यह घनत्व संबंधी नियम नहीं काम करता है, क्योंकि लोहे का टुकड़ा चाहे 1 मिलीग्राम का हो या कई टन का हो, घनत्व तो बराबर ही है।
और पानी का घनत्व 1 है, उससे अधिक है, डूब जाना चाहिए। लेकिन लोहे का जो छोटा सा टुकड़ा है अपने द्रव्यमान से कम ही पानी विस्थापित कर पाता है, उत्प्लावन बल का मान उस पर कम हो जाता है, इसलिए डूब जाता है। और बड़ी से बड़ी जो जहाज है अपने विशेष खोखली आकृति के कारण अपने भार से अधिक पानी हटाने लगती है, यानी उत्प्लावन बल का मान बढ़ जाता है और वह तैरती रहती है। तो यह जो बायंट फोर्स है केवल लिक्विड में ही नहीं, गैसों में भी काम करता है, हवा में भी बायंट फोर्स काम करता है। इसलिए किसी भी वस्तु का वेट यदि हम साधारण तुला से नापते हैं तो वह सही नहीं मालूम होता है, क्योंकि बायंट फोर्स हवा का ऊपर की तरफ काम करता है, ऊपर तरफ दबाव भी काम करता है, इसलिए वह माप त्रुटिपूर्ण माना जाता है। इसके लिए हम एक विशेष तरह का तुला का प्रयोग करते हैं। तो गर्म हवा से या हल्की गैस से भरा हुआ गुब्बारा वायुमंडल में क्यों ऊपर उठता है या हवा में ऊपर क्यों उठता है? जरा सोचिए। गुब्बारा है, यह देखिए, यह है गुब्बारा, हवा से भरा हुआ है। और यह जब हवा से भरा गुब्बारा है तो आखिर यह इसमें जो गैस भर दिया गया है गुब्बारे में, यह ऊपर क्यों उठने लगता है, यह जानिए। गुब्बारा को बिना गैस भरे हवा में आप छोड़ते हो, नीचे गिर जाता है। गुब्बारा का तो कुछ वेट है ना, और उसमें हवा भी भर दिए, उसका भी कुछ वेट है और वेट बढ़ गया, तो फिर यह ऊपर क्यों उड़ता? उसको तो नीचे आना चाहिए। किंतु जानिए ऊपर क्यों उड़ता है ये हमने अभी बताया कि द्रव पदार्थों की तरह गैस पदार्थों में भी दाब होता है, उसमें भी बायंट फोर्स काम करता है, ऊपर की तरफ उसमें भी बल लगता है। तो गुब्बारा ऊपर क्यों उठा? गुब्बारे में जो भरी हुई गैस है, यानी गैस प्लस वेट ऑफ बैलून, यह गुब्बारे का भार और उसमें गैस का भी भार है। तो गैस प्लस डब्ल्यू ऑफ बैलून, यानी डब्ल्यू ऑफ गैस प्लस डब्ल्यू ऑफ बैलून, गैस का भार और गुब्बारे का भार दोनों हो गया बढ़ करके ऊपर क्यों उठ रहा है? यही कहेंगे बायंट फोर्स से कि गुब्बारा द्वारा हटाए गए गैस का द्रव्यमान, यानी उत्प्लावन बल जो गैस में काम कर रहा है, गुब्बारे द्वारा विस्थापित गैस का द्रव्यमान गुब्बारे के द्रव्यमान से अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप हवा में उत्प्लावन बल का मान बढ़ जाता है और गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। किंतु आप जानें कि गुब्बारे को ऊपर तो उठ रहा है, हवा का जो बायंट फोर्स है उत्प्लावन बल अधिक हो जा रहा है, उत्प्लावन बल अधिक है और उत्प्लावन बल अधिक होने से गुब्बारा ऊपर उठ रहा है। लेकिन क्या यह चंद्रमा पर चला जाता है? नहीं, एक निश्चित ऊंचाई पर जा करके उसमें वो तैरने लगता है। कारण क्या है? वायुमंडल के भिन्न भिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। तो भिन्न भिन्न परतों का घनत्व अलग अलग है, यानी जिस परत का घनत्व गुब्बारा और उसमें भरी हुई गैस के घनत्व के बराबर है, तो जब दोनों का घनत्व बराबर हो गया तब क्या होगा? डूबता हुआ तैरेगा, इसी में दूसरे परत में नहीं जा पाएगा। यानी गुब्बारा प्लस भरी हुई गैस का घनत्व उस द्रव के परत के घनत्व के बराबर हो जाता है और उसमें वह तैरने लगता है हवा के साथ साथ। तो
गुब्बारा ऊपर क्यों उठता है? गर्म गैस या हल्के गैस से भरा हुआ गुब्बारा? आप यही कहेंगे कि हल्के गैस से भरा हुआ गुब्बारा द्वारा हटाए गए गैस का भार, यानी गुब्बारे के भार से उसके द्वारा हटाए गए गैस का भार अधिक होता है। मीन्स उत्प्लावन बल का मान बढ़ जाता है और गुब्बारा ऊपर उठता है। आप इतना ही कहेंगे। अब इसके बाद है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ये देखिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इजी है। आर्किमिडीज साहब का जो सिद्धांत है, एक यूनानी है वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया। बड़े विषम परिस्थितियों में यह सिद्धांत दिया था। चूँकि ये क्लास है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा उस परिस्थिति को, सीधे उनका प्रिंसिपल बता रहा हूं। इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहेंगे या प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज क्या है यह देखिए। यह हमने एक बीकर लिया और इसमें पानी भर दिया। लबालब पानी भरा गया है। लबालब का मतलब है कि एक ड्रॉप भी यदि अब इस बीकर में पानी छोड़ा जाए तो यह सीधे बाहर निकल जाएगा। ऐसे यह लबालब भरा हुआ है, यह देखिए। और इसमें एक पिंड गिराया जा रहा है। गिराया नहीं बल्कि मैं इसमें इस पिंड को लटका रहा हूं भारहीन धागे से, और एक दूसरी व्यवस्था में कर दे रहा हूं। एक पोटली इसमें लगा दे रहा हूं और इस पोटली को मैं कमानीदार तुला से व्यवस्थित कर दे रहा हूं। कमानीदार तुला यह एक ऐसी तुला होती है जिससे हम वजन को मापते हैं, और इस पर वजन को मापने में दोषपूर्ण वजन नहीं आता है। तो माना जाए इस पिंड का जो द्रव्यमान है यम जो है कमानीदार तुला इस पर भी लटका दिया जाए, और इस कमानीदार तुला में देखिए इसका वजन क्या बता रहा है, यह दोनों नोट कर लिया जाए। तो आर्किमिडीज ने ऐसा ही किया था, पिंड को कमानीदार तुला में लटकाया। तो यहाँ पर मान लो ये 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, यहाँ 0 ग्राम है। इसी तरह से यहाँ जो पानी डिस्प्लेस हुआ है इसमें कमानीदार तुला का भी रीडिंग देखने को मिलेगा। 0 है, 10 है, 20 है, ये ग्राम में है। तो जब यह पिंड का द्रव्यमान बता रहा है 10 ग्राम है, इसमें भी आपको रीडिंग दिखाया गया है। तो और इस पोटली का द्रव्यमान भी 10 ग्राम है, जो ये पोटली लटकाई गई है। जब हम इस पिंड को द्रव में डुबाते हैं तो द्रव लबालब पानी से भरा हुआ यह बीकर है। जब इसको हम द्रव में डुबाएंगे तो पानी डिस्प्लेस करेगा। हमने कहा इस तरह से लबालब भरा हुआ है कि एक ड्रॉप भी पानी, यदि एक ड्रॉप भी पानी गिराया जाए तो बाहर चलाएगा। इस तरह से यह भरा हुआ है। तो जब हम इस पिंड को पानी में डुबाए और फिर जो द्रव डिस्प्लेस हुआ उसको देखा गया तो यह जो है 5 ग्राम इसमें कमी आई और इस पोटली में 5 ग्राम की वृद्धि आई। यानी
जो पिंड जो है कमानीदार तुला में टांगा गया है उसमें 5 ग्राम की कमी आ रही है पानी में डुबाने पर, बिकॉज ऊपर की तरफ इस पर बल लगा। और जब कमानीदार तुला जो पोटली बांधी गई है इसका रीडिंग देखा गया तो 5 ग्राम ऊपर यानी 10 से 15 पर आ गया था ये। तो इससे यह क्या निकला कि जितना पानी ये पिंड बाहर गिराया है उसका द्रव्यमान पिंड के भार में कमी के ही बराबर है। तो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया था उनका यही सिद्धांत है, किसी भी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाने पर, हमने क्या कहा, किसी भी पिंड को जब किसी द्रव में हम पूर्ण या आंशिक, पूर्ण का मतलब पूरी तरह डुबा दो या आंशिक मतलब थोड़ा भाग डुबाओ, अर्थात इनका यह जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, किसी पिंड को किसी द्रव में जब पूरी या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार पिंड के भार में कमी के ही बराबर होता है। तो पिंड के भार में कमी को ही आभासी भार कहते हैं। यानी जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो पिंड के भार में आभासी कमी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के ही बराबर होती है। और आप यह भी जानते हैं कि अब आभासी जो कमी आ रही है उत्प्लावन बल के बराबर है, यानी जितना उत्प्लावन बल लगा उतना ही आभासी कमी। तो हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं उत्प्लावन बल को ध्यान रखते हुए कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड के भार में आभासी कमी के ही बराबर होता है। तीसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार, डिस्प्लेस्ड वाटर यानी विस्थापित जल के भार के ही बराबर होता है। तो आर्किमिडीज ने यही सिद्धांत दिया था। एक सिद्धांत दिया उसको 3 ढंग से कहा जाता है, तीनों का अर्थ एक ही बताता है। तो आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था फ्लोटिंग बॉडी के लिए, जिसको प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज के नाम से जानते हैं या आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, आप जान गए होंगे कि वह क्या है। मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूं। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार पिंड के भार में आभासी कमी के ही बराबर होता है। यह रहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल और यह आपका ग्रेविटेशन यहीं पर फिनिश होता है। फिर अगले दिन एक्सरसाइज हल किया जाएगा।